光線を出て4年、寝ても覚めても金のことだけを考えている。呪いも他人も金さえあれば無縁でいられる。金、金、金। तो होमुनकुलस मांगा एक आदमी से स्टार्ट होती है। जो आदमी होमलेस है, जिसे जॉब से निकाल दिया गया है। उसके पास बस अपनी कार है, जिसमें ही वो सोता, रहता, खाता, पीता, सब कुछ करता है। तो हाय मिन्ना, मैं हूँ दिशु ठाकू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से तुम लोगों के लिए कुछ अलग, कुछ हटके लेकर आया हूँ। एंड आज मैं जिस मांगा को लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए, उसका नाम है होमुनकुलस। काफ़ी फेमस मांगा है, तुम लोगों ने इसका नाम सुना तो होगा ही। ये एक साइकोलॉजिकल मांगा है जो इसके रीडर को काफ़ी सारे डीप चीज़ों से मिलवाता है। आखिर इंसान क्या है, तुम इस मांगा से समझ पाओगे, और कैसे एक इंसान अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये मांगा है होमुनकुलस एंड इट वाज रिटन बाय हिडियो यामामोटो। एंड ये एक शीनेन मांगा है। एंड ट्रस्ट मी, तुम इस वीडियो को एक बार एंड तक पूरा देखो एंड तुम्हें इस मांगा से बिल्कुल प्यार ही हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, कानों में ईयरफोन डाल लो, खाने के लिए कुछ ले आओ, एंड लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो मांगा स्टार्ट होती है एक बंदे से जो अपनी ही कार में सो रहा होता है, कर्ल होकर एक बेबी की तरह। जिसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम होता है सुसुमो नाकोशी। एंड नाकोशी ब्रश कर रहा होता है, जहाँ वो वही पास में रह रहे लोगों से मिलता है, जो उसके ही दोस्त होते हैं। बेसिकली उनकी बातें होती हैं। तो ये लोग भी होमलेस होते हैं जो वही कैंप पर रह रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बंदे से मिलता है जो कबूतरों को दाना डाल रहा होता है, एंड उसका नाम केन होता है। तो ये हमारी स्टोरी का एक सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है, तो तुम इसे भूल भी जाओ तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उन कबूतरों को दाना डाल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से एक कौवा आ जाता है एंड वो दानों को खाने लगता है। तो वो एक पत्थर मारकर उसे भगा देता है। जहाँ मेरे रात का सीन दिखाया जाता है, अब जहाँ वो तब ग्रुप बनाकर डिनर कर रहे होते हैं एंड बियर पी रहे होते हैं। जहाँ नाकोशी भी उनके साथ मिलकर डिनर कर रहा होता है। जहाँ केन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी कहानी क्या है, तुम कार्स के साथ अच्छे हो क्या, मतलब पहले काम क्या करते थे। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही बता सकता हूँ कि अगर गाड़ी में कोई दिक्कत है तो। जहाँ हम देखते हैं कि उसकी माउथ का लेफ्ट साइड ऊपर जा रहा होता है। यहाँ बेसिकली तुमको मैं बताऊँ तो नाकोशी जब भी झूठ बोलता है तो उसके माउथ ऐसे ही लेफ्ट साइड से ऊपर चला जाता है। मतलब इसे जो भी तुम एक्सप्लेन करोगे, जो भी तुम अपने माइंड में रख लो इस चीज़ को, लाइक उसका एक गेस्चर टाइप का है। जहाँ नाकोशी बोलता है वैसे भी आजकल तो ह्यूमन मशीन से ज़्यादा मैकेनिकल हो गए हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कोई पार्क में नाकोशी की को स्टॉक कर रहा होता है एंड वो छुप कर उसकी पिक्चर्स निकाल रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं नाकोशी खाने के बाद अपनी कार पे वापस चला जाता है, जहाँ वो बोलता है कि अपनी कार से बढ़िया कोई जगह नहीं। जिसके बाद वो अपनी कार को स्टार्ट करके गाते हुए कहीं जाने लगता है, जहाँ वो एक स्पेशल सी जगह जाता है जो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड होती है। तो वो जगह बेसिकली उसकी फेवरेट जगह है, एंड वहाँ थोड़ी देर उस कामनेस में वो इंजॉय करता है एंड उसके बाद वापस जाने लगता है। जहाँ वो नोटिस करता है कि उसका फ्यूल टैंक खत्म होने वाला है एंड अब वो देखता है तो उसके पास पैसे भी नहीं बचे हैं जिससे वो उस फ्यूल टैंक को वापस रिफिल करा सके। जहाँ तभी उसकी कार के पास कोई बंदा आकर उसे शीशे पर नॉक करता है एंड ये वही बंदा होता है जो पार्क में नाकोशी के पिक्चर्स निकाल रहा होता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि नाकोशी का आखिर पता होता है कि वो उसे स्टॉक कर रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम तो वही हो ना जो पार्क में मेरा पीछा कर रहे थे। तो वो बोलता है तुम होमलेस हो ना, तुम्हारे पास कोई घर नहीं, कोई जॉब नहीं, एंड ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई पैसा भी नहीं होगा। तो चलो मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ जॉब है। एंड ये बोलकर वो उसके शीशे पर एक पेपर चिपका देता है जिसमें ट्रेपनेशन प्रोसेस के बारे में लिखा होता है। एंड अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं तो ट्रेपनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें इंसान के स्कल में एक छोटा सा होल किया जाता है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा, तो तुम अभी के लिए बस इतना ही जानोगे तो काफ़ी है। जहाँ वो बंदा बोलता है मुझे बस तुम्हारे सर में एक छोटा सा होल करना है एंड मैं इसके बदले तुम्हें 7000 येन दूंगा। एंड जैसा हर एक नॉर्मल बंदे का रिएक्शन होगा इस बात से, वो फिर चिल्ला के बोलता है चल निकाल यहाँ से। तो वो बोलने लगता है अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि ये हेड में होल करना बहुत ही बुरा साउंड कर रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करो ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं तुम्हारे ब्रेन या ब्रेन की मेम्ब्रेन को टच भी नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हारे स्कल में एक छोटा सा बोन निकालने वाला हूँ एंड इसमें तुम्हें कुछ फील भी नहीं होगा, सच्ची।
बहुत से लोगों ने ये प्रोसेस ऑलरेडी करा रखा है एंड ये बिल्कुल ही सेफ है, इसे ट्रेपनेशन कहते हैं। तो नाकोशी उससे पूछता है, आखिर ये पागलों वाली एक्सपेरिमेंट करके मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोलता है, तुम्हें सिक्स्थ सेंस मिल जाएगी। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो हो सकता है कि तुम घोस्ट को देखने लगो, या हो सकता है तुम्हारे अंदर टेलीपैथिक पावर्स ही आ जाए, और इसलिए मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है। तो नाकोशी पूछता है उससे कि आखिर तुम्हें इस काम से मिलेगा क्या, और तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ पे तो और भी लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में, और वो लोग अपना ऑर्गन तक दे देंगे अगर तुम पैसों के लिए। तो वो बोलता है, तुमसे अच्छा कौन हो सकता है इसके लिए? अपने लेफ्ट साइड देखो, ये हैं वो गरीब लोग, और एक बार अपने राइट में देखो, ये हैं अमीर लोग जिन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी अमीरी में जी है, और तुम जो इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड हो, तुमसे अच्छा कौन हो सकता है इसके लिए? जिसके बाद नाकोशी अपनी स्क्रीन से वो पेप का टुकड़ा उखाड़ करके ज़मीन में फेंक देता है एंड उसे मना कर देता है, जहाँ वो उससे बोलता है, देखो ना ही मैं होमलेस हूँ, ना ही मेरे को कोई प्रॉब्लम्स है, और मैं सिर्फ अपने वैकेशंस मना रहा हूँ। पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे। जहाँ हम साफ-साफ देख सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका लेफ्ट साइड वापस से ऊपर चल जाता है एंड वो भी इसे नोटिस कर लेता है एंड उसको बोलता है, क्या तुम्हें पता है जब भी तुम झूठ बोलते हो तुम्हारे माउथ का लेफ्ट साइड ऊपर चला जाता है? जहाँ इसी के बाद वो दोनों अलग-अलग रास्ते चले जाते हैं। जिसके बाद नाकोशी अपने कार में सो जाता है एक कोट को अपने ऊपर डालकर, एंड अब हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाकोशी ब्रश कर रहा होता है वहाँ उन लोगों के साथ में, जहाँ एक बंदा के पास एक्स्ट्रा ब्लैंकेट होता है तो वो बेसिकली उसे दे रहा होता है। तभी एक बंदा दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ उसके पास आता है जो बताता है कि उसकी कार टो हो चुकी है, एंड ये सुनकर वो एकदम बड़ा सा उसे झटका लग जाता है कि उसकी कार ही उसके लिए सब कुछ थी, एंड बहुत ही तेज हवाएं चल रही होती है, लेकिन फिर भी नाकोशी पसीने में डूब रहा था भाई। तभी वो होश में आता है एंड वो बोलता है कि मुझे वो कार वापस लाना ही होगा। जहाँ सीन शिफ्ट होता है एंड हमें देखते हैं कि नाकोशी एक टेम्पररी शेल्टर के पास में होता है, जहाँ वो हाफ रहा होता है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं एंड तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं उसी बंदे की। एंड जब नाकोशी वहाँ देखता है तो वो देखता है कि वो बंदा किसी और को इस बारे में बता रहा होता है, ट्रेपनेशन प्रोसेस के बारे में, ताकि वो उसका यूज़ कर सके। कि तभी नाकोशी वहाँ उसके सामने जाकर वो कुछ बोलता है एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाती है एंड अगले सीन में हम उन्हें एक होटल के सामने देखते हैं, जहाँ वो बंदा नाकोशी को उस होटल में ले जाता है, जहाँ वो लोग वहाँ होटल में एक टेबल बुक करके खाना ऑर्डर करते हैं। एंड तभी वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ नाकोशी बोलता है, इसके लिए मैं तैयार हूँ। जहाँ नाकोशी बोलता है, मुझे पता है वो तुम ही हो ना जिसने मेरी कार टो कराई है। तो वो बंदा उसे विंक करते हुए बोलता है, बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही बंदा चाहिए था। जहाँ वो उससे बताता है कि फुल पेमेंट 7000 येन है, लेकिन सर्जरी के तुरंत बाद उसे 3000 येन ही मिलेंगे, बाकी के पैसे उसे बाकी सारी चीज़ें हो जाने के बाद मिलेंगी। एंड तभी वो नाकोशी को अपना आईडी भी दिखाता है, जिसमें हम उसका नाम देखते हैं एंड उसका नाम मानाबू ईतो होता है। एंड तभी जब नाकोशी उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है कि वो बहुत ही समय से इंसानों के बारे में जानना चाहता था एंड वो तब से रिसर्च कर रहा है ह्यूमंस के बारे में, न्यूरोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से, जहाँ तक कि सुपर नेचुरल एंगल से भी उसने ट्राई कर चुका है। एंड फिर एक लंबी सी चैट के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कल वो ऑपरेशन करेंगे, जिसके बाद मानाबू उसे उसी होटल के एक रूम की चाबी दे देता है और उसे उसी होटल में रुकने को बोलता है। जिसके बाद नाकोशी अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वो बहुत समय बाद इतने अच्छे रूम में सोता है। एंड इसके बाद हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मानाबू टाइम पर उसे सुबह में लेने आया होता है अपने बाइक पर, जहाँ वो नाकोशी को अपने साथ लेकर जाता है कहीं पर, जहाँ हम देखते हैं कि मानाबू और नाकोशी को एक कॉम्प्लेक्स होटल में जाते हुए, जहाँ मानाबू बोलता है कि मेरा लैब इसके टॉप फ्लोर पे है। एंड फिर हम देखते हैं मानाबू के लैब को, जहाँ मानाबू उसे एक रूम के पास ले जाकर बोलता है, हम यहाँ पर वो करने वाले हैं। एंड फिर हम उस रूम को देखते हैं जो बहुत ही छोटा सा टेम्प्रोरी ऑपरेशन रूम टाइप का था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ नाकोशी वहाँ बेड पर लेटा हुआ होता है एंड मानाबू अपनी प्रिपरेशन कर रहा होता है सर्जरी के लिए। वो बोलता है कि 40 मिनट तक लगेंगे इस सर्जरी में एंड तुम्हें एनेस्थेसिया दिया जाएगा, तो तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, लेकिन वाइब्रेशन स्टिल होंगे, तो मूव मत करना। जहां हम देखते हैं नाकोशी जो शांति से लेटा हुआ होता है, जिसके बाद मानाबू नाकोशी के पास एनेस्थेसिया लेकर आता है एंड तभी नाकोशी उससे पूछता है कि क्या ये सही में सेफ है ना।
तो वो बोलता है, हाँ जैसा मैंने पहले बोला था, ये प्रोसेस एंशिएंट टाइम से चली आ रही है एंड ये लैबोरेटरी से काफ़ी अलग है। इसमें मैं तुम्हारी ब्रेन को टच नहीं करने वाला हूँ, बस तल में एक छोटा सा होल किया जाएगा और तुम चिंता मत करो, तुम सेफ हैंड्स में हो। इसके बाद नाकोसी की परमिशन लेकर वो उसके अंदर एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर देता है एंड थोड़ा टैप करके चेक करता है कि इफ वो वर्क कर रही है। जिसके बाद वो उसके फेस पर एक क्लोथ डालकर उससे ऊपर से ढक देता है एंड एक छोटा सा सर्जरी नाइफ, जिसे स्कैल्पेल भी कहते हैं, उसकी हेल्प से सर्कल कट करने लगता है। जहाँ वो ये सब गुनगुनाते हुए कर रहा होता है जैसे ये एकदम नॉर्मल था उसके लिए। यहाँ वो होल कट कर लेने के बाद वो ड्रिल का यूज़ करता है एंड तुरंत से एक होल करना स्टार्ट कर देता है उसके फोरहेड पर। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि ऑपरेशन ओवर हो चुका है। नाकोसी, जिसके सर पर बैंडेज लगा हुआ है, वो बैठा हुआ होता है अपने बेड पर, जहाँ नाकोसी टच करके देखता है कि अगर सही में वहाँ कोई होल है। एंड तभी मानाबू उससे पूछता है कि अगर उसे कुछ अलग फील हो रहा है, जैसे सिक्स सेंस वगैरह, जिसका रिप्लाई वो ना में देता है। जिसके बाद मानाबू एक्सप्लेन करता है कि असल में ह्यूमन के स्कल में एक गैप होता है जब भी वो पैदा लेते हैं, जिसे सॉफ्ट स्पॉट्स कहते हैं, और 18 मंथ के अंदर वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है। जैसे ही हम बड़े होते हैं वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है एंड हमारे एडल्ट वाले दिमाग एक थिक बोन की वजह से स्क्वीज हो जाता है हमारा दिमाग। इसलिए थ्योरी ये है कि अगर हम इस टाइटली पैक्ड स्कल में एक छेद कर दे छोटा सा, तो ये प्रेशर कम हो जाता है एंड ब्लड फ्लो सही हो जाता है। जिसके बाद ब्रेन बिल्कुल उसी स्टेट में चला जाता है जिस स्टेट में वो बर्थ के समय था एंड तुम्हारा दिमाग अभी इसी स्टेट पे है। ये बोलकर मानाबू चला जाता है उसकी कार को लेने, जहाँ नाकोसी उस लैब में अकेले होता है, इसलिए वो वहीं पर टहलने लगता है, जहाँ वो मानाबू की ओल्ड पिक्स वगैरह देखता है जब वो बैंड में था, तो जिसमें उसे एक और पिक मिलती है जो उसके और उसकी डैड की होती है। एंड तभी वो ऐसे घूम रहा होता है एंड उसकी नज़र वहाँ पास में रखे हुए एक इम्पॉर्टेंट फाइल पर जाती है जो इसी ऑपरेशन ट्रेपनेशन के बारे में था। वो उसे ओपन करके देखता है, जिसमें वो देखता है कि अलग अलग लोगों के पिक्चर्स एंड डिटेल्स लगे हुए होते हैं जिन्होंने भी ये ऑपरेशन कराया होता है एंड उसका नाम वगैरह। जहाँ हम देखते हैं जेनिफर कैथरीन को, जो 22 साल की होती है एंड ऑपरेशन के 2 आवर्स बाद ही उसे घोस्ट दिखने लगते हैं, जिसके बाद उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है एंड 1 महीने बाद वो खुद को ख़त्म कर लेती है। वो पेजेस पलटता है एंड और लोगों के चेहरे देखे जाते हैं, जहाँ ऐसे भी लोग दिखे जाते हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं आया होता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है लैब में एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ था जिससे वो सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही थी नाकोशी की। हमें एक और बंदे की पिक दिखाई जाती है जिसका नाम गिलबर्ट होता है एंड वो उसे टेलीपैथी की पावर गेन हो जाती है ऑपरेशन के बाद, लेकिन 55 दिनों बाद ही उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है। एंड नाकोसी को इन सब बातों पे घंटा कोई बिलीव नहीं हो रहा था एंड तभी हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है जहाँ मानाबू उसकी कार लेकर आया हुआ होता है बाहर पर। एंड तभी मानाबू नाकोशी को एक पेपर देता है। उस पेपर में सारे टेस्ट लिखे होते हैं जो उस ऑपरेशन के बाद नाकोशी पर करने थे, जहाँ मानाबू नाकोशी को उसके फर्स्ट टेस्ट के लिए कहीं ले जाने लगता है, जहाँ हम देखते हैं उन दोनों को एक टनल के सामने खड़े हुए। तो मानाबू बोलता है कि ये टनल काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, इसलिए यहाँ हम तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट करेंगे कि अगर तुम घोस्ट देख पाते हो। जहाँ नाकोशी अंदर जाता है लेकिन मानाबू नहीं आता क्योंकि साले की पटरी होती है। नाकोशी अंदर जाता है लेकिन उसे कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं हो रहा होता, जहाँ अचानक से एक तेज हवा चलती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। एंड फिर वो टनल को अच्छे से देखने लगता है लेकिन वहाँ उसे घंटा कुछ नहीं फील हो रहा था। जहाँ फिर वो अपने सेकंड स्पॉट पर जाते हैं जो एक हॉन्टेड हॉस्पिटल टाइप की होती है, लेकिन मानाबू की पड़ जाती है एंड वो बोलता है कि छोड़ो इसको, बाद में कभी सुबह में जाएंगे। एंड इसके बाद वो अपने थर्ड स्पॉट पे जाता है जो एक ओल्ड हाउस टाइप का होता है, जहाँ मानाबू बोलता है कि यहाँ पहले 2 मर्डर हो चुका है। यहाँ 2 इलीगल चाइनीज लोग रहते थे जिन्हें बुरी तरह चॉप कर दिया गया था तलवार के हेल्प से। जहाँ वो अंदर जाने से घबरा रहा होता है लेकिन नाकोशी उसे भी अपने साथ अंदर पुश कर देता है एंड उसे अपने साथ ट्रैप कर लेता है। जहाँ नाकोशी घुसते ही बिल्डिंग को एग्जामिन करने लगता है, जहाँ वो दीवार में कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, उसे वहाँ भी कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद वो लोग वापस से एक होटल आ जाते हैं डिनर के लिए, जहाँ मानाबू उसे कल के टेस्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि मेरे पास कुछ एएसपी कार्ड्स अभी भी पड़े हैं, तो चलो एक छोटा सा टेस्ट ले ही लेते हैं। जहाँ वो उसे एक 25 कार्ड्स का डेक दिखाता है
एंड बोलता है कि इस डेक में 5 स्टार वाले कार्ड्स हैं, जिसे निकालने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर तुमने पाँचों स्टार कार्ड्स ही निकाल दिए तो क्रेजी हो जाएगा भाई हमारा पानी। जिसके बाद नाकोसी आगे बढ़ने लगता है एंड तभी मानाबू उसे टोकते हुए बोलता है कि अपनी लाइफ लेफ्ट साइड की बॉडी का यूज करो। एंड फिर नाकोसी ऐसा ही करता है, वो अपने एक आंख बंद करता है एंड सिर्फ अपने बॉडी के लेफ्ट साइड का यूज करके 5 कार्ड उठाता है। एंड जब वो उसे खोल कर देखता है तो मानाबू शॉक हो जाता है, क्योंकि वो 5 में से 4 कार्ड स्टार होते हैं। जहाँ मानाबू को लगने लगता है कि कहीं वो चीट तो नहीं कर रहा है। जिसके बाद वो अभी के लिए सब कुछ रैप कर देता है, रैप अप कर लेता है एंड जान लगता है। जहाँ वो नाकोसी को एक फ़ोन देता है इमरजेंसीज के लिए, जिसमें उसका नंबर भी होता है। जिसके बाद मानाबू चला जाता है एंड नाकोसी भी अपने रास्ते अलग जाने लगता है। एंड तभी एक तेज़ हवा चलती है एंड उसकी आंखों में कुछ पड़ जाता है, जिससे वो अपनी राइट आंख को रब करने लगता है। एंड तभी वो कुछ ऐसा देखता है जो उसे बिलीव नहीं होता। वो एक इंसान को देखता है जिसका आधा दिमाग गायब था। वो ये देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो चल क्या रहा है। वो फिर से अपना राइट आई ब्लॉक करता है एंड एक मोटे से आदमी को देखता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी लेफ्ट आंख से देखता है उस चीज़ को, वो बिल्कुल पतला हो जाता है, एकदम पतला पेपर जैसा। वो शॉक हो जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो उस बिजी स्ट्रीट में शॉक्ड खड़ा हुआ होता है बस। वो आंखें बंद करता है एंड सबको देखता है, जहाँ वो देखता है कि सभी लोग अजीब-अजीब तरीके से दिख रहे होते हैं। वो एक लेडी को देखता है जिसे देखने पर वो एक छोटी-सी प्लांट बन जाती है। एंड तभी वो एक लड़की को देखता है जिससे देखने पर उसकी बॉडी पार्ट्स अलग-अलग होती है एंड वो अपने आप मूव करने लगती है। वो ये सब देखकर घबरा जाता है एंड इसी चक्कर में उसके हाथ से कॉपी किसी के शर्ट पर गिर जाती है। एंड जैसे ही वो पलट कर देखता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा जायंट रोबोट होता है। एंड इससे पहले वो कुछ सोचे, वो बंदा नाकोशी को उसकी कॉलर से उठाकर हवा में टांग देता है। एक्चुअली में वो बंदा एक याकुजा माफिया होता है जो वहाँ बगल से जा रहा होता है, लेकिन नाकोशी उसकी शर्ट पर वो कॉफी गिरा देता है, जिसके बाद से वो बंदा गुस्से में आ जाता है। लेकिन नाकोशी जो कि अपना राइट आई क्लोज किए हुआ था, उसे वो एक रोबोट दिख रहा था। एंड तभी वो नोटिस करता है कि उसकी लिटिल फिंगर के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वो बंदा नाकोशी का मुंह फोड़ने वाला होता है कि तभी नाकोशी उसकी लिटिल फिंगर को टच कर देता है। एंड तभी वो अचानक से उसे छोड़ देता है एंड झटके से जमीन पर गिर जाता है। जब वो देखता है, जब वो गिरता है उसका हैंड जो रोबोटिक आर्मर का होता है वो टूट जाता है। एंड तभी वो नोटिस करता है कि उसके पिंकी फिंगर से ब्लड आ रहा होता है। एंड जब वो ऊपर देखता है तो वो उस रोबोटिक हेड को देखता है, जहाँ उसके अंदर एक इनोसेंट सी आंखें दिखती है उसे, एक बच्चे की। वो शॉक हो जाता है, आखिर उसे ऐसा क्यों दिख रहा है। एंड तभी वो माफिया एक नाइफ लेकर उसकी तरफ आने लगता है, जहाँ वो उसकी पिंकी फिंगर काटने के लिए आ रहा होता है। लेकिन नाकोशी जब उसे देखता है तो उसे ऐसा दिखता है जैसे वो बंदा अपनी ही पिंकी फिंगर काट रहा है। जहाँ नाकोशी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, खुद को चोट मत पहुंचाओ। जहाँ तभी उस माफिया का लिटिल फिंगर टिंगल करने लगता है। एंड तभी अचानक से उस रोबोट का आर्मर उतर जाता है। एंड तब हम देखते हैं उस रोबोट के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, जहाँ वो माफिया नाकोशी को हार्म पहुंचाने वाला होता है, लेकिन उसकी हैंड शेक करने लगती है। जहाँ नाकोशी को यही दिख रहा होता है कि वो बच्चा अपनी लिटिल फिंगर काटने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तभी वो छोटा सा लड़का रोने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो आंसू उस याकुजा के होते हैं। वो अचानक से रोने लगता है, जहाँ उसे भी नहीं पता होता कि वो रो क्यों रहा है, इसलिए वो उसे फिलहाल को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन नाकोशी बिल्कुल ही कंफ्यूज होता है, उस स्ट्रीट में रह जाता है। एंड तभी वो तुरंत इन मानाबू को कॉल लगाने की सोचता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। एंड इसके बाद हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ वो एक वॉशरूम में होता है। एंड तभी उसे वॉशरूम में वो बंदा कैन मिल जाता है। एंड जब वो उसे देखता है तो वो अंडे टाइप का दिख रहा होता है। जिसके बाद वो अपना फेस वॉश करता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है भाई आखिर। लेकिन तभी वो अपने आप को मिरर में देखने के लिए अपना हाथ उठाता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। जिसके बाद हम एक स्किप देखते हैं, जहाँ वो अपने कार में सो रहा होता है। एंड अब हम एक टोटल टाइम स्किप देखते हैं, जहाँ सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह सुबह मानाबू उसे लेने आया हुआ होता है, जहाँ वो उसे अपने साथ वापस उस होटल लेकर जा रहा होता है। जहाँ मानाबू उससे पूछता है कि क्या कुछ हुआ, तो नाकोशी बोलता है हाँ हुआ। एंड मानाबू शॉक हो जाता है। एंड तब हम देखते हैं जहाँ मानाबू कुछ स्केचेस को देख रहा होता है जो नाकोशी ने बनाए होते हैं,
जहाँ उससे सब कुछ एक्सप्लेन करा होता है कि उसे एक आँख बंद करने पर ये अजीब तरीके के लोग दिख रहे हैं। जहाँ वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये कितना स्टूपिड साउंड कर रहा है, लेकिन मानाबू पूरा फोकस्ड होता है एंड वो तब फिगर्स को देख रहा होता है। वो उनसे फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे वो उस पे ट्रस्ट कर रहा है। जहाँ मालाबू उसका बिलीव कर रहा होता है एंड नाकोशी बोलता है, आखिर वो लड़का अपनी पिंकी फिंगर काटने की कोशिश क्यों कर रहा था। जहाँ मालाबू थोड़ा स्माइल कर रहा होता है, वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें सब में कुछ कॉमन नजर आ रहा था, कलर साइज वगैरह। तो वो अपनी राइट आई क्लोज करके उस जगह में देखता है एंड देखकर बोलता है कि एक ही चीज सब में कॉमन है कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। मानाबू शौक हो जाता है कि क्या तुम उसे अभी भी देख पा रहे हो। तो नाकोशी बोलता है जैसे वो लेडी है ना, उसका उसका कोई नेक नहीं है, वो कुछ ऐसी दिख रही है। जहाँ मानाबू ये चीज देखकर सोच रहा होता है, जहाँ नाकोशी बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने नेक को प्रोटेक्ट कर रही है किसी चीज से। एंड तभी मानाबू जानबूझकर जोर से चिल्लाकर बोलता है मेरा गला दुख रहा है यार। एंड तभी वो देखती है कि वो लेडी उसे घूर रही होती है एंड तब उसे नाकोशी की बातों पर बिलीव हो जाता है। जहाँ तभी नाकोशी उसके नेक को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है। एंड तभी मानाबू उसे खुद को देखकर बताने को बोलता है एंड तभी नाकोशी अपनी आंख बंद करके उसे देखता है, जहाँ उसे मानाबू दिख ही नहीं रहा होता है, लेकिन वो उससे झूठ बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हो। लेकिन उसकी लिप तंग हो जाती है जिससे वो पकड़ा जाता है। जहाँ फिर मानाबू बोलता है कि ठीक है, मैं इसे देखता हूँ, मैं इस पर रिसर्च करूँगा, अब मिलता हूँ जल्दी। एंड तभी मानाबू उस लेडी के साथ चला जाता है एंड नाकोशी वही पास में बैठा हुआ होता है, उस लड़की को देखता है। लेकिन जब वो उसे देखता है, वो बिल्कुल अजीब सी दिख रही होती है, उसके फेस से क्यूब पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं बिल्कुल रावण मूवी की तरह, जिससे वो अनॉय हो जाता है ऐसे अजीब गरीब चीज़ों को देख देख कर एंड गुस्से में वापस बाहर जाने लगता है। जहाँ वो लिफ्ट में होता है एंड तभी अपनी रिफ्लेक्शन दिखता है एंड फिर एक बार आखिर अपने आप को खुद को देखने का डिसाइड कर ही लेता है। एंड जैसे ही वो रिफ्लेक्शन में देखता है तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है एंड तभी लिफ्ट अचानक से खुल जाती है एंड बहुत से लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं, लेकिन नाकोशी को वो बहुत ही अजीब एंड वियर्ड से दिख रहे होते हैं। वो तुरंत उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाता है, जहां वो भागकर अपनी पुरानी वाली फेवरेट जगह जाता है, जहां वो थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करता है। एंड तभी उसका फोन रिंग कर रहा होता है कार के अंदर से जोरों से एंड वो फिर अंदर जाकर कॉल अटेंड करता है, जो कि मानाबू का कॉल होता है। वो उससे बात करता है, जहाँ वो बोलता है कि उसने फिगर आउट कर लिया कि आखिर वो चीज़ें क्या है। एंड नाकोशी के पूछने पर वो बोलता है कि होमुनकुलस है। मैं तुम्हें इसके बारे में चीज़ें बाद में बताऊंगा जब हम मिलेंगे, अभी के लिए बस इतना ही। जहाँ उसे बिलीव नहीं होता है कि ये क्या बकवास कर रहा है, लेकिन फिर वो म्यूजिक स्टार्ट करता है एंड वापस जाने लगता है। एंड हम यहाँ हमें बहुत ही ब्यूटीफुल विजुअल्स के थ्रू तो किया जाता है कि कैसे उसकी सारी सेंसेस अब बढ़ चुकी हैं। जहाँ हम एक टाइम स्किप देखते हैं, जहाँ नाकोशी वापस से उसी स्ट्रीट पर आया हुआ होता है एंड उस याकुजा के लोग भी उसे ही ढूंढ रहे होते हैं एंड वो लोग नाकोशी को पकड़कर उसे याकुजा को दिखाने ले चल जाते हैं। जहाँ हम उन दोनों को एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ वो याकुजा उससे डायरेक्टली पूछता है कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था। नाकोशी बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस देखा। जहाँ वो पूछता है क्या देखा, तो नाकोशी बोलता है मैंने तुम्हारे अंदर के इंसान को देखा, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। जहाँ वो याकुजा उससे पूछता है कि क्या तुम उसे अभी भी देख रहे हो, तो वो रिप्लाई करता है हाँ, मैं उसे अभी भी देख पा रहा हूँ, मेरे सामने बैठा है वो माफिया पूछता है कि क्या दिख रहा है तुम्हें, तो वो बोलता है एक रोबोट। क्या तुम्हारे साथ बचपन में कुछ हुआ था पिंकीज या सिकल से रिलेटेड। जहाँ नाकोशी उस माफिया के लेफ्ट हैंड को देखने लगता है, जहाँ वो उसके पिंकी फिंगर को पकड़कर कुछ कुछ बोलने लगता है, उस बच्चे को बुलाने लगता है कि तभी वो माफिया इरिटेट होकर उसे धक्का मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जहाँ वो वापस से उसे परमिशन मांगता है उसे टच करने की एंड फिर वो उसके बॉडी में कुछ ढूंढने लगता है, अपनी सारी सेंसेस का यूज़ करके, टच, हियर, सब कुछ यूज़ करके। लेकिन तभी वो झुका हुआ होता है उसके सामने एंड एक बंदा अंदर घुस जाता है, जो उन्हें इसी पोजीशन में देख लेता है। और इसी वजह से वो माफिया उसे वापस धक्का देकर दूर हटा देता है एंड कुत्ते में उस बंदे को मारने के लिए चला जाता है।
उसकी पिंकी फिंगर को काटने के लिए। लेकिन तभी नाकोशी देखता है वापस से कि वो बच्चा अपनी पिंकी फिंगर काट रहा होता है एंड तभी वो तुरंत से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। लेकिन वो याकुजा नाकोशी को ही मारने लगता है। उसे अब लग रहा होता है कि नाकोशी कोई सरफिरा पागल है। जहाँ वो नाकोशी को स्टैब कर रहा होता है, लेकिन उसे वही दिख रहा होता है कि वो छोटा सा बच्चा अपना पिंकी फिंगर काट रहा है। एंड तभी नाकोशी उस माफिया की पिंकी फिंगर पकड़ लेता है एंड उसे रोकने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एंड तभी अचानक से वो माफिया के हाथ कांपने लगते हैं एंड तभी उसकी पिंकी फिंगर से कुछ निकलने लगता है, जिसे नाकोशी स्मेल कर लेता है एंड उसकी कोई पास्ट मेमोरी अनलॉक हो जाती है। एंड तभी वो समझ जाता है कि उस माफिया के अंदर किसी चीज़ का गिल्ट है। पक्का तुम्हारे बचपन में पिंकी फिंगर और कल से रिलेटेड कुछ हुआ था ना? क्या हुआ था बताओ मुझे। और ये बोलकर वो उसके आर्मर खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो याकुजा उसे जोर से पंच मारकर दूर फेंक देता है, जहाँ वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन स्टिल उसके फेस पर एक वाइड स्माइल होती है, जहाँ फिर वो उस माफिया को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है, जहाँ वो बोलता है उसका बचपन में एक दोस्त था जिसका नाम केन चान था, और एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ था, लेकिन एक दिन मैंने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। मैं उसके साथ स्केटबोर्ड पे स्केट किया कर रहा था। मैंने उसे एक छोटा सा धक्का दिया मजाक में, लेकिन उससे केन सही में लड़खड़ा गया एंड तभी एक ट्रक आ गई। केन का दाया पैर, उसने उसे खो दिया। और ये सुनते ही उस माफिया को अपना पास्ट का मोमेंट याद आने लगता है, वो सिकल, वो पिंकी फिंगर। एंड नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं कि उस रोबोट का पूरा आर्मर उतर जाता है। वो छोटा सा चाइल्ड फ्री हो जाता है, जहाँ वो माफिया के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो बोलता है मैंने भी गलती करी है, तुम सही थे, मैंने एक्सीडेंटली कादोकू की पिंकी फिंगर काट दी थी। जहाँ ये बोलकर वो याकुजा जोर जोर से रोने लगता है, जिसके साथ वो छोटा सा बच्चा भी रो रहा होता है। जहाँ तभी नाकोशी बोलता है लेकिन हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, है ना? वो सब एक्सीडेंट्स थे, उसमें हमारी गलती थोड़ी है। जहाँ हम देख रहे होते हैं वो माफिया बुरी तरह रो रहा होता है एंड तभी वो आर्मर कंप्लीटली उस लड़के की बॉडी से उतर जाता है, जब वो माफिया जमीन पर गिरकर रो रहा होता है। जहाँ वो काजुकू से अच्छे से माफी मांगता है, जहाँ नाकोशी देखता है कि वो बच्चा भी एक छोटे से रोबोट से अपोलोजाइज कर रहा होता है, तो शो करता है उस माफिया के अंदर के गिल्ट को, जो अब जाकर फ्री हो रही थी। और तभी नाकोशी भी अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज करता है एंड तभी हमें एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट दिखाया जाता है, जहां वो माफिया और कादोकू क्रॉप हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, चलो फिर एक बार फिर से करते हैं। हाँ बिल्कुल। वो बहुत ही ज्यादा डर गया होता है, इसलिए वो उसे वैसे ही छोड़कर भाग जाता है। और यही गिल्ट उसे हमेशा से हॉन्ट कर रही होती है। वो कितनी बार अपनी पिंकी फिंगर काटने का ट्राई करता है, लेकिन नहीं कर पाता, और इसलिए वो दूसरों की पिंकी फिंगर काटना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसकी पुरानी गिल्ट पर पर्दा डल जाता है और वो एक ऐसे रास्ते पर आ जाता है जिसमें वो सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जहाँ नाकोशी तभी बोलता है दोस्ती, दोस्ती की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पछतावा भी होता है, इसलिए मैंने अकेलेपन को चुना है अपनी मर्जी से। जहाँ वो माफिया रोते रोते बोलता है मुझे अब समझ में आ गया है, मैं माफिया इसलिए नहीं बना था क्योंकि मैं लोगों की उंगलियां काटा करता था, बल्कि मैं उंगलियां काटना चाहता था, इसलिए मैं माफिया बना था। और तभी उस याकुजा के लोग भी अंदर आ जाते हैं, जहाँ तभी वो बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, अब मुझे क्या करना है। एंड ये बोलकर वो उन सबके सामने अपनी लास्ट फिंगर को काटता है, जो उसकी खुद की होती है। वो उसका 77th फिंगर होता है, जो उसका खुद का होता है। एंड इसी के साथ उसकी सफरिंग खत्म हो जाती है एंड अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। जिसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्ते चल देते हैं, जहाँ वो जोर जोर से हंसने लगता है। अचानक से वो ये सोच ही रहा होता है एंड हंस रहा होता है कि कैसे एक छोटी सी चीज़ की गिल्ट की वजह से वो इतना बड़ा माफिया बन गया। जहाँ वो जोर जोर से हंसते हंसते सैड हो जाता है, जहाँ हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं।
और फिर वो जोर जोर से रोने लगता है, जहाँ वो रोते रोते ही अपने कार में सो जाता है। जहाँ अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो मानाबू से मिलता है, जहाँ वो वापस से एक होटल में मिलते हैं। वहाँ मानाबू से बताता है कि कैसे उसने फिगर आउट कर लिया कि आखिर ये मॉन्स्टर क्या है। जहाँ वो बोलता है कि इन्हें ह्यूमन कुलाई कहते हैं। ये हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होती है, हमारे दिमाग के अंदर। जहाँ वो उसे एक अजीब सी पिक्चर दिखाता है, ये देखो, ये हमारा दिमाग है और हमारे दिमाग में हर सेंसेस को प्रोसेस करने का स्पेसिफिक एरिया होता है। और अगर हम इन्हीं प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक बॉडी बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। और इसी तरह ह्यूमन ब्रेन सारी सेंसेस का यूज़ करके डेटा कलेक्ट करता है, हियरिंग, साइट, टच, टेस्ट, स्मेल। और वो इसी तरह सारी सेंसरी डेटा को जमा करता है। और अगर हम इसी डेटा को एक ह्यूमन बॉडी में ढाल दे तो उसके सारे एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड से लेकर सारे गिल्ट, हैप्पीनेस, डेटा, सब कुछ जाकर अगर तुम मिला करके एक बॉडी बनाओ तो वो एक ह्यूमनकुलाई बनता है। एंड इस फॉर्म को होमनकुलाई कहते हैं। इन शॉर्ट बोले तो तुम लोगों के सोल के अंदर देख पा रहे हो जो उन्हें अपने अंदर छुपा कर रखे हुए हैं मॉन्स्टर्स के फॉर्म में, जिसे होमनकुलाई कहते हैं। या नाकोशी भी उसकी ऐसी घूमी फिरी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। एंड तभी वो बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। ये नेकलेस लेडी याद है? तुमने कहा था ना ये अपने नेक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है शायद। वो ओल्ड लेडी एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी, जहाँ उसका पार्टनर उसका गला दबाकर उसे चोक करता था। और इसलिए अब उसे नेक वाला वर्ड सुनते ही ट्रॉमा हो जाता है और वो फुल ऑन पैनिक मोड में आ जाती है। और इसलिए तुमने नोटिस करा कि ऊपर से नीचे उसने ज्वेलरीज भर रखी है, लेकिन उसके गले में कोई भी पेंडेंट, नेकलेस वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि अब वो अपने नेक में एक भी सेंसेशन फील नहीं करना चाहती। वो डर जाती है अगर कोई भी सेंसेशन उसकी नेक पे फील होता है। और इसलिए देखा जाए तो हाँ, वो किसी हिसाब से अपने नेक को प्रोटेक्ट कर रही थी और इसलिए तुमने उसे ऐसा देखा था। और इसलिए ज़रूरी नहीं है कि होमनकुलाई बस पेन या फिजिकल इंजरीज पर बेस्ड हो। वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके अंदर इमोशनल स्कार्स वगैरह होते हैं। तो नाकोशी उसे पूछता है, लेकिन मैं जब खुद को मिरर में देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिखता। तो मानाबू बोलता है, हाँ ये ट्रिकी है, क्योंकि खुद को देखते टाइम हम बात कर रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस इमेजेस की। तुम खुद को कैसे भी देख सकते हो तुम्हारे सबकॉन्शियसनेस में। तुम खुद को एक बहुत ही भयानक कैरिकेचर में देख सकते हो, जैसे तुम ड्रीम्स में देखते हो। तुम उड़ते हुए देख सकते हो खुद के, तुम्हारी स्किन मेल्ट होते हुए देख सकते हो। ये कंप्लीटली तुम्हारे सबकॉन्शियसनेस के ऊपर है। देखो, मान लेते हैं ये एक इंसान है। हमारा शरीर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। तुम इन्हें दिल और दिमाग भी कह सकते हो। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग सबकॉन्शियस हमारे शरीर का 95% होता है। चलो हम मान लेते हैं कि ये इंसान अपने फादर को सीक्रेटली हेट करता है, तो इसके दिमाग में वो सीक्रेटली सोच रहा है कि वो अपने फादर को प्यार करता है। लेकिन जहाँ एक गड़बड़ है, तो क्या होता है कि वो अपने सीक्रेट फीलिंग को अपने सबकॉन्शियस में इतना अंदर घुसा लेता है कि वो धीरे धीरे उस फीलिंग को भूल ही जाता है। एंड वो एक ट्रॉमेटिक मेमोरी बन जाती है। लेकिन अब गौर करने की बात यह है कि डैडी इश्यूज अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, वो बस उसकी डीप कॉन्शियसनेस में छिप गए हैं। और इस वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स या सिम्टम्स देखने मिलते हैं हमें, जो उसे कभी पता नहीं चलेंगे, जो उसे तो नॉर्मल लगेंगे। जहाँ नाकोशी बोलता है, तो हम इन्हें ठीक कैसे करेंगे? तो मानाबू बोलता है, हाँ ये पार्ट तो इजी है। तुम्हें बस उसके इस फ्रोजन फीलिंग को, जो उसके इस सबकॉन्शियस माइंड में एकदम अंदर छिपा हुआ है, उसे खींचकर बाहर उसके कॉन्शियसनेस में लाना है। एंड बूम। दूसरी भाषा में बोले तो तुम्हें बस उन्हें ये फीलिंग वापस से फील करानी है या याद दिलानी है, एंड बस ऑल सेट। सारे थेरेपिस्ट को ये फीलिंग के बारे में पता करने के लिए कितने थेरेपी सेशंस लग जाते हैं, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हें बस ऐसे करना है एंड तुम्हें दिख जाएगा। तो मिस्टर नाकोशी, तुम एक मसीहा हो। जहाँ वो बोलता है, ये क्रीपी है, हैविंग सिक्स सेंस सक्स। हम इंसान इंटेरोगेटर्स हैं,
हम अपने पांचों सेंसेस का यूज करते हैं एक दूसरे की डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। हमारी प्यारी प्यारी बातों से, नकली मुस्कानों से। बहुत ही घटिया क्रिएचर्स है ना हम। जान आकोशी बोलता है, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग मॉन्स्टर्स हैं और कुछ लोग नॉर्मल? तो मानाबू बोलता है, ओ कम ऑन लॉन्डे, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि ये होमुनकुलाई असल में ये खुद है। जिसके बाद हम एक सीन शिफ्ट देखते हैं जहाँ नाकोसी फेस वॉश कर रहा होता है। एंड तभी जब वो अपना फेस साफ कर रहा होता है तो वो देखता है कि उसका एक हाथ रोबोटिक हो चुका है। लेकिन जैसे ही वो अपने आँख से कपड़ा हटाता है सब नॉर्मल हो जाता है। एंड इसलिए वो कंफर्म करने के लिए वापस ऐसा करता है। एंड वो देखता है कि तो फिलहाल के लिए इस मांगा को यहीं पर पॉज करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने लगभग 2.5 वॉल्यूम्स कवर कर दिए हैं जिस पे वर्क करने में मुझे बहुत टाइम लग गया है। स्क्रिप्टिंग से लेकर एडिटिंग तक सब में क्रेजी एफर्ट्स लग गए हैं भाई। तो यार इस क्रेजी एफर्ट्स के लिए लाइक कर दो वीडियो को यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट करना मत भूलना कैसी लग रही है तुम लोगों को ये मांगा और मेरे को इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम अब आगे की चीज़ें देखेंगे, जैसे आखिर नाकोसी का हाथ रोबोटिक क्यों हो गया है और आखिर उस याकुजा का रोबोटिक हैंड नाकोसी में ट्रांसफ़र कैसे हुआ, और नाकोसी जब अपनी आइज़ को क्लोज करके मानाबू को देखता है तो वो उसे ट्रांसपेरेंट क्यों दिखता है। तो अगर ये सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मेरे चैनल पे अपडेटेड रहना इसके पार्ट 2 के लिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना अगर आपको इस जल्द से जल्द चाहिए इसकी नेक्स्ट पार्ट। और ट्रस्ट मी, आगे जाकर ये स्टोरी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग ही होने वाली है। तो अब मैं मिलूंगा एक न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा। मजाक उड़ाओगे कि किसी के पास कोई ब्रांड नहीं है तो Who cannot afford to buy a brand? उसका मजाक उड़ाओगे आप कि नल्ला ब्रांड है ये।